हे जय हिंद एवरीवन। कमल दिस साइड। सो बेसिकली आज हम कवर करेंगे 2013 में जो भी सीडीएस के पीवाईक्यूज आए हैं, उन सबको देखेंगे आज हम। पिछले मैं 2012 के सारे डाल चुका हूँ। तो जो सीरीज चल रही है सीडीएस के पीवाईक्यूज की, उसका ये तीसरा पार्ट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन 2013 का जो बेसिकली अप्रैल में पेपर हुआ था वो देखेंगे। उसके बाद में अगर टाइम हुआ तो सितंबर का देखेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कोर्ट्स लॉन्च रिसेंटली इन इंडिया। तो देखो, जब तुम ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील किया करो ना, तो एक पेन पेंसिल लेके बैठा करो, और जब जिस टाइम पेपर में आया करे, है ना, जब मतलब जब तुम्हारे सामने पेपर हो तो करने कैसे हैं वो समझो। अब ये देखो, ई कोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, तो जो वर्ड्स होते हैं ना, रूट वर्ड्स, उनको लिख लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, या फिर तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कोर्ट्स के बारे में तुमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है तुम्हारे, जो रिसेंटली अभी इंडिया में चलते हैं। उस टाइम की बात हो रही है, 2013 के में पेपर आया था। दे विल फैसिलिटेट हियरिंग ऑफ केसेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यार देखो, अब ये क्वेश्चन पता है ना होना तो भी हो जाएगा। ई कोर्ट है ना, ई वर्ड जो लगता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स बोलते हैं ना, ऐसे ही ईमेल होता है। हाँ, ऐसे होते हैं सारे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना। बेसिकली बाय यूजिंग कंप्यूटर्स या बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से होगा भाई, सिंपल है ना, कि कोर्ट की जो हियरिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। अब आओ, they will follow the same procedure that they laid out for the bench for hearing appeal in open court। क्या जैसे हियरिंग ओपन कोर्ट में होती है ऐसे ही ई कोर्ट में होती है? तो हाँ भाई, जब ई कोर्ट में अगर हियरिंग हो रही है तो प्रोसीजर तो वही रहेगा ना, तो ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है तुम्हारे, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। बिसाइड्स रिप्रेजेंटेशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो अ डेलिब्रेटिव बॉडी, ठीक है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वो बताना है, ठीक है। द वेंटिलेटिंग द ग्रीवियंस ऑफ द पीपल, एग्जीक्यूटिव मेजर पॉलिसी एग्जीक्यूटिव मेजर पॉलिसी डिसीजंस। लो भाई, खत्म क्वेश्चन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। भाई जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, लेजिस्लेटिव आएगा। तो एग्जीक्यूट तो करती नहीं है। आगे क्वेश्चन पे आओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं ना। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आ जाओ। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यार अच्छा, एक मिनट रुको, इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ो, है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। मेरे को पता है कि ये आंसर है, लेकिन मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा आगे चल के। चलो, द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20-21 सस्पेंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना। तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते। पनिशमेंट मतलब सस्पेंड नहीं होते ना। तो पनिशमेंट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। जो भी पनिशमेंट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है तुम्हारा। अब अगला देखो। द फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्रोड किए जाते हैं भाई, किन लोगों के? उन फोर्सेस के जो बेसिकली चार्ज करती है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बेसिकली वो फोर्सेस जो मेंटेन करती हैं पब्लिक ऑर्डर्स को, पब्लिक के लिए जो फोर्सेस होती हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट किए जाते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी। लेकिन क्या कहीं तुमने ऐसा पढ़ा है कि द राइट कन्फर्ड बाय द कोर्ट आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड? भाई सिर्फ आर्टिकल 21 और 20 हैं जो सस्पेंडेड नहीं होते, अंडर द आर्टिकल 359 क्लॉज 1, है ना। तो आर्टिकल 32 तो भाई सस्पेंड हो जाता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो तुम भाई कोर्ट के पास थोड़ी जाओ कि नहीं नहीं भाई मेरे फंडामेंटल राइट छीन ले गए मुझसे, तो ये तो सस्पेंड होता है आर्टिकल 32 तो, है ना। तो ये रीजन है, तो ये वाला आंसर ठीक होगा। बाकी ये स्टेटमेंट ठीक थे, गलत पूछा तुमसे तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आओ 50 वाले क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था उसके हिसाब से तुमसे पूछ रहा है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्या क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टेबलाइज द बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट ये 1919 का जो एक्ट आया था उसी में हुआ था, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सेटअप हुई थी सेंटर पे, ठीक है। इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भाई अब तुम लोगों ने पढ़ रखी है ना ये, तो तुम्हें साफ साफ समझ में आओगे कि फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट में ऐड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, है ना, 1935।
आर्टिकल ये सॉरी, पॉइंट नंबर 1 और 2 तुम्हारी ठीक है, तो 1 और 2 कौन-से ऑप्शन में है? सी वाले में, खत्म कहानी। आओ आगे, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा ही आना चाहिए भाई। यार ये क्वेश्चंस अगर कर लोगे ना पीवाई क्यूज़ तो मज़ा आ जाएगा। देखो 51 पे मतलब 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यार। आओ। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2012 में भी आया था, ये क्वेश्चन 2013 में भी आया था। और फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसी तरीके से आएगा, ठीक है? आ जाओ। 2012 में भी आया था, करा चुका हूँ पहले मैं। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है इनमें से? तो ये क्वेश्चन यार रिपीटेड है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, है ना? नेशनल सर्विसेज के लिए या अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा तुम अवेलेबल रहोगे। तो ये याद रखना। आ जाओ। यार ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो, है ना, प्यार से। India's Look East policy was conceived in the early 1990s, at a time when India was in process of adjusting to the post-Cold War watershed changes in the international geostrategic environment. The Look East policy, अब ये Look East policy के बारे में तुमसे कुछ पूछ रहा है ना, तो देखो यार क्या हुआ था। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊं एक बार कि ये बोल रहा है कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो अर्ली 90s में एक्सेप्ट की गई थी, है ना, कंसिप्ट की गई थी। अब उस टाइम पे क्या था अर्ली 1990s के बाद कि जो पोस्ट कोल्ड वार था, जो कोल्ड वार था, वो बेसिकली हुआ तो कोल्ड वार के जस्ट बाद में जो इंडिया ने ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई वो बेसिकली क्या थी। अब देखो उससे पहले तुम ये समझो कि कोल्ड वार क्या था। कोल्ड वार बेसिकली जो लोगों ने बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा वो लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो कोल्ड वार हुआ था भाई तुम्हारा, सिंपल सिंपल अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारा अमेरिका और रसिया के बीच में, ठीक है। अब भाई इनमें जब लड़ाइयाँ चल रही थी तो दिक्कत सारी कंट्रीज़ के मतलब सारी कंट्री एक दूसरे की तरफ हो जाती हैं। अब इन देखो, अब रसिया तो यार सोशलिस्ट कैपिटल है, ठीक है, सोशलिस्ट है। और तुम्हारा जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट है। लेकिन भाई अब जब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट की लड़ाई हो रही थी, तब हुआ क्या कि तुम्हारा इंडिया है ना, तो इंडिया जैसे छोटे-मोटे देश थे, वो बेसिकली उस टाइम छोटे-मोटे बोल रहा हूँ मैं। जो इंडिया जैसे देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थीं, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग ना अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे जस्ट कोल्ड वॉर के बाद, है ना? वो ये बोल रहे थे कि हम ना तो अमेरिका की तरफ होएँगे, हम ना रसिया की तरफ होंगे, हम कोल्ड वॉर में पार्ट ही नहीं लेंगे, है ना? तो इंडिया ने ना ऐसे कर के अपना सिस्टम बिठाया एक। तो इंडिया के जैसे छोटे-छोटे देश थे, वो किसी की तरफ नहीं हुए। तो इसी को थोड़ा बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, है ना? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि इन्हें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप किया। है ना? कि ना तो ये सोशलिस्ट की तरफ है, ना ही जो है ये कैपिटलिस्ट की तरफ है। इनका अलग ही सिस्टम है, ये अपने पे ध्यान देंगे और फालतू किसी की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, है ना? तो ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया जो है वो अपने ईस्ट की तरफ देखना चाह रहा था, लुक अपनी जो पॉलिसी थी लुक ईस्ट अपने सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहा था बेसिकली। तो इस कोल्ड वॉर में वो आना नहीं चाह रहा था, ये सिस्टम था कोल्ड वॉर के बाद। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में तुमसे पूछ रहा है क्या था? आ जाओ। Reflects both historical imperative contemporary compulsion of the post Cold War New World orders, ठीक है भाई, इंडिया यही कर रहा था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, seeks to optimize India's synergies in the extended Asia Pacific neighborhood, बेसिकली जो एशिया के पैसिफिक वाले रीजन्स हैं, तुम्हारा इंडोनेशिया हो गया, जो ईस्टर्न नेशंस हैं, है ना। तो ये जो रीजन्स थे इनके साथ सिनर्जिक बनाना चाह रहा था इंडिया, तो भाई ये भी ठीक है ना। तो इंडिया अच्छे रिलेशंस बनाना चाह रहा था इन लोगों के साथ। तभी तो इंडिया ये चाह रहा था कि जो-जो बेसिकली तुम्हारे एशियन पैसिफिक नेशंस हैं, तो उनके साथ सिस्टम थोड़ा सही रहे और फालतू के बड़े देशों की 2 लड़ाइयों में ना बोला जाए। तो ये थी तुम्हारी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी कि इंडिया अपने ईस्ट में भी थोड़ा-सा देखे, जो इंडोनेशिया साइड वाली है ना बेसिकली, साउथ चाइना सी वाला जो सीज़ वहाँ नेशन पड़ते हैं वो वाले। हैड लेड टू इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन एशिया पैसिफिक फोरम्स लाइक आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक। हाँ भाई ठीक है ये भी। है ना? तो ये बेसिकली रिलेट है तुम्हारे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, थोड़ी-सी इंडिया की साइड से, तो उनकी तरफ से। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आई होप यार क्लियर हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो भाई यार अब तुम कोल्ड वार वगैरह सारी चीज़ें देखो यार, है ना? ये तुम्हारी हेडेक है, इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़े देखो कि कौन-कौन सी कंट्री किस-किस के बीच में क्या चलता है ना? थोड़ा जियोपॉलिटिक्स अपना व्यू मजबूत करो। काफ़ी चैनल्स हैं यार यूट्यूब पे भी, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। चलो आ जाओ। मे बी क्लियर क्लियर हो गया होगा। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कौन सी कमेटी में जो मेंबर नहीं होता? सिंपल है यार, एस्टीमेट कमेटी, है ना? पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी में होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में होते हैं और फाइनेंस कमेटी जो होती है रिलेटेड उससे भी होते हैं। लेकिन पब्लिक ये एस्टीमेट कमेटी में सारे मेंबर कहाँ के होते हैं? सारे मेंबर लोकसभा के होते हैं। आई थिंक 30 मेंबर होते हैं इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। वैसे 30 मेंबर होते हैं इसमें, 30 के 30 मेंबर जो है वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता, ठीक है?
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है भाई? करा चुका हूँ सारी सीरीज। तुम चाहो तो चैनल विजिट कर सकते हो, है ना, जाके देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो देखो कैग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नेशनल कमीशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है। नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए है, आर्टिकल 338, है ना, ये पढ़ रखा होगा तुमने। और तुम्हारा ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है भाई। एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है, दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। और ये बेसिकली एक्ट वैक्ट के थ्रू बने हैं, ये कोई आर्टिकल में मेंशन थोड़ी है। आओ अगले पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड पर्सन, है ना, फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हर हिज और हर पार्टी। ठीक है भाई, ये तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। अगले पे आओ, इसका दूसरा स्टेटमेंट भी होगा। द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई इफ वन थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्टी डिसओबे द मैंडेट ऑफ द पार्टी एंड कंस्टिट्यूट देमसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी। भाई 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 एक मिनट, ये वन थर्ड नहीं होता भैया, ये टू थर्ड होता है। ठीक है, डू नॉट अप्लाई इफ टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्टी, अगर दो थर्ड से ज्यादा मेंबर पार्टी के डिसोबे करेंगे उस केस में होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत, स्टेटमेंट वन ठीक है तुम्हारा। ठीक है, तो ओनली वन होगा इसका। आ जाओ आगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया convened to prepare the constitution of India appointed a subcommittee headed by गोपीनाथ बरदोलिया, बरदोलोई जो भी यार, बोरदोलोई। सॉरी अगर गाइस मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, पर देख लीजिएगा तुम, है ना। गोपीनाथ बोरदोलोई, तो यही है मेरे अकॉर्डिंग तो इनकी कमेटी के हिसाब से क्या क्या रिकमेंडेशन थी। सबसे पहले तो ये याद रखो कि गोपीनाथ बोरदोलोई जो थे ना, वो तुम्हारे सीएम थे कहाँ के? असम के। फर्स्ट सीएम थे असम के, है ना, फर्स्ट सीएम ऑफ असम, ये याद रखना। पहले सीएम थे ये असम के। अब देखो सिस्टम क्या हुआ कि ये बोलते हैं भाई साहब, असम के सीएम थे, तो इनका चाहना ये था कि जो तुम्हारे बेसिकली शेड्यूल एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, है ना, तो वहाँ पे असम में वहाँ पे जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाना चाहते थे, है ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते थे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एरियाज के लिए, अपने असम में। ठीक है, तो ये सिस्टम था इनका। और अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, तो देखो समझो क्या है। पहला स्टेटमेंट, फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, नहीं भाई फिफ्थ शेड्यूल नहीं था यार, ये सिक्स्थ शेड्यूल था, है ना। सिक्स्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो ये याद रखना। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूट ऑल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये भी ठीक है। डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भाई नॉर्थ ईस्ट से पूरा रिलेशन नहीं था इनका, सिर्फ असम से रिलेशन था। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीएम है अगर असम का, तो भाई नॉर्थ ईस्ट से क्या मतलब है, असम की सारी बातें होंगी ना। तो असम की सारी बातें याद रखना, और ये याद रखना कि जो गोपीनाथ बरदोलोई थे, बरदोलोई, गोपीनाथ बरदोलोई, तो इनका बेसिकली कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि सिक्स्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सिक्स्थ शेड्यूल था, ये याद रखना, फिफ्थ नहीं था, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, तो बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स चाहते थे ये असम में, ये था बस। तो आर्टिकल टू और थ्री, मतलब सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ यार, पॉइंट टू और थ्री, ठीक है। हो रे रहा, सॉरी यार। हाँ, हाउ डज द पार्टिसिपेटरी बजटिंग seeks to make the functioning of the local governance institute more transparent and accountable? हाउ डज द पार्टिसिपेटरी बजटिंग, कैसे बजट बनाना लोकल गवर्नेंस के लिए फायदेमंद रहता है, ऐसे कह सकते हैं हम। सीक्स टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो बजटिंग से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या है। बाय अलाउइंग सिटीजन टू डेलीबरेट एंड नेगोशिएट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, बाय अलाउइंग सिटीजन टू डेलीबरेट एंड नेगोशिएट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक, नहीं भाई पब्लिक रिसोर्सेज से डायरेक्ट सिटीजन कैसे हो जाएंगे, ये गलत है। बाय अलाउइंग सिटीजन टू प्ले अ डायरेक्ट रोल इन डिसाइडिंग हाउ एंड वेयर रिसोर्सेज शुड बी, नहीं जी, डायरेक्ट रोल कैसे हो जाएगा भाई सिटीजन्स का पब्लिक पब्लिक रिसोर्सेज में, है ना। बाय अलाउइंग हिस्टोरिकल एक्सक्लूडेड सिटीजन विद एक्सेस टू इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग वेन्यूज, तो यही होगा यार, ठीक, बस थर्ड वाला ठीक है इसका, है ना। आ, पैसा लो भाई साहब, पैसा लो, पैसा पैसा, ये पढ़ाया था ना यार तुम्हें, कहाँ पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया लॉ, है ना। ये पैसा की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, अगर ये आता है एग्जाम में तो लिख लेना।
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इस लॉ में क्या था कि हम पंचायत एक्सटेंड कर रहे थे पंचायत को शेड्यूल एरिया तक, कि शेड्यूल एरिया में भी पंचायत पंचायत हो। विच वन अमंग द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पैसा लॉ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये देखना है, आ जाओ। पैसा मीन्स वाज मीन्स टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरिया, ठीक है भैया, सेल्फ गवर्नेंस ही दे रहे थे हम उन्हें। पैसा डिसएम्पावर ग्राम सभा, डिसएम्पावर, नो जी नो, यही है भाई तुम्हारा बी वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। ये भाई एम्पावर कर रहा था, पैसा एम्पावर ग्राम सभा है ना, और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था भाई ट्राइबल्स के को, पैसा कंडक्ट पब्लिक हियरिंग, ये भी ठीक है। तुम्हारा ये वाला गलत था, मतलब यही है जो आंसर है इसका, बी वाला, ठीक है, आ जाओ। पंचशील, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री रीडिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील फॉर द पर्पस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो भैया जो जो तुम में से अगर आईआर कोई पढ़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ तुमने ये पढ़ा होगा कि पंचशील एग्रीमेंट किस किसके बीच में साइन हुआ था। पंचशील एग्रीमेंट तुम्हारे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और तुम्हारे चाइना के आई थिंक चौ यू ताई ऐसा करके इनका कुछ नाम था यार, है ना, चाइना के थे। अब नाम तो मेरे को ऐसे नहीं पता यार ढंग से। CHOU, अगर तुम लिखना चाहो लिख लो, CHOUEUTAI, है ना। तो चौयू ताई 1954 में बेसिकली पंचशील एग्रीमेंट जो है, अब वो साइन हुआ था इंडिया और तुम्हारे चाइना के बीच में। तो सिंपल से यही पूछ रहे हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं यार, एक तो पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं। ये 1954 है, ठीक है। हाँ, पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन हुआ था भाई इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है जी, तो चाइना आएगा इसका आंसर। आ जाओ आगे। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड, आ जाओ जी प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लो। अ, तो कैसे बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ, किसी एक पार्लियामेंट के एक्ट के साथ, या कैबिनेट डिसीजंस के साथ, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, भाई कैबिनेट का डिसीजन के साथ, ठीक है, थ्रू अ कैबिनेट डिसीजन इन दिस रिगार्ड। आ जाओ। इन द SR Bombay versus Union case, which one among the following features of the Constitution of India was upheld by the Supreme Court as a basic structure? तो जो SR Bombay versus यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसका मेन फीचर क्या था, मेन बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, लिबरलिज्म, है ना। बेसिकली व्हाट इज लिबरलिज्म, लिबरलिज्म सिंपल बोल सकते हो, थिंकिंग ऑफ लिबरल्स, है ना। लिबरल्स के बारे में जो भी तुम्हारा सिस्टम होता है पूरा, वो लिबरलिज्म में आता है। आ जाओ। विच याद रखना भाई, ये एसआर बॉम्बे केस लिबरलिज्म पे बेस्ड था, और ये तुम्हारा कैबिनेट डिसीजन से बनी थी प्लानिंग कमीशन। Which of the following freedom is not specially mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court as a such? कौन सा फंडामेंटल राइट्स में नहीं है तुम्हारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मान रखा है कि ये राइट है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन भाई राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का तो, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का तो राइट है तुम्हारे पास। फ्रीडम टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ये है, फ्रीडम टू मूवमेंट कहीं पे भी। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस भाई फंडामेंटल राइट नहीं है तुम्हारा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है फंडामेंटल राइट नहीं है तुम्हारा। आओ। आओ भैया आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये कुछ कमीशंस दिए हैं और कुछ मैंडेट्स दिए हैं ना, कि क्या किस किस से रिलेट है। तो यार देखो तुम्हें पता नहीं होगा, आई समझ सकता हूँ, आई नो यार कि कुछ स्टडी क्वेश्चंस होते हैं छोड़ने के लिए आते हैं। अब इतना डीप तो यार कोई भी नहीं पढ़ता, बट कोई नहीं यार, पीवाईक्यू एग्जाम देख लेते हैं, हो सकता है कहीं रिपीट हो जाए तो हम फंस जाए। तो देखो सचर कमेटी थी एक, वो बेसिकली रिलेट करती थी सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स, है ना। मुस्लिम्स की जो एजुकेशनल कंडीशंस थी इंडिया में, उससे रिलेटेड थी, है ना, सचर कमेटी। श्री कृष्णा कमेटी जो थी, श्री कृष्ण कमीशन, वो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया से रिलेट करता था, ठीक है। तो ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, देख लो कौन सा है। ये सी वाला यार तुम्हारा, है ना। बेसिकली तुम इसे भी दो को भी याद रखोगे तो याद रखना, अब इनका याद रखना है ना। जो नानावती कमीशन था तुम्हारा, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, बेसिकली क्या लगा दिया मैंने यार, एक का वन, एक सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट भाई, रुक जाओ भैया। ये सी वाला नहीं है भाई, इसका आंसर ए होगा यार, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ए होगा, ए। जो तुम्हारा सच्चर कमेटी थी वो सोशियो इकोनॉमिक मुस्लिम से रिलेटेड थी बेसिकली, तो या तो ए होगा या बी होगा, है ना। अब बी वाला जो है तुम्हारा श्री हज कृष्णा कमेटी, यार ये गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट देना मेरे को, है ना। हाँ, जो तुम्हारे श्री कृष्णा कमीशन था वो बेसिकली रिलेटेड था, बॉम्बे कम्युनल राइट्स हुए थे ना 1992 वाले, तो उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और जो तुम्हारे नानावती कमीशन है वो रिलेट करता था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थे। ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ये तुम्हारे यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन है यार, बेसिकली समझो तुम बस। मेरे को भी यार ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, है ना, तो अभी मतलब मेरे को बस ये पता था कि सचार जो कमेटी थी वो बेसिकली ये एजुकेशनल राइट से रिलेटेड थी।
आंसर इसका ये है, लगा लेना आप, ठीक है? पढ़ लेना बाकी इनके बारे में, आ जाओ। हाँ, द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ द, भाई हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी ओथ एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? यार सिंपल है यार, गवर्नर करेगा भाई स्टेट का। आ जाओ। अमंग द, कभी कभार ना ऐसे पॉलिटिकल स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं यार कि बस पूछो मत। आ जाओ ही। अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स एंड फिलोसफी आइडेंटिफाई दोज एंसरिंड इन द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, कैपिटल फ्री ट्रेड, ये कब आ गया भाई? तो वन और टू। ठीक है जी, आ जाओ। Which of the following pair of constitutional authority and procedure of appointment is or are correctly matched? कौन सा correctly matched है? इलेक्शन से लेके भाई, इनके इलेक्शन की बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर बता चुका हूँ, वीडियो पढ़िए देख सकते हो। प्रेसिडेंट भैया के इलेक्शन में कौन भैया पार्ट लेते हैं? इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग एमएलएज भी होते हैं, एमपी भी होते हैं। वेरी गुड, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपी। वाइस प्रेसिडेंट के में एमएलए? ना जी ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत, ठीक है। और स्पीकर तो भाई सिटिंग में ही चूज होता है, ठीक है। तो वन और थ्री इसका सी वाला ऑप्शन होगा। आओ 67 पे आओ, आ जाओ भाई साहब, पढ़ लो। कुछ भी नहीं होना, मैं बता रहा हूँ। ये फालतू के तुम जो ऊपर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन देख रहे हो ना, कुछ नहीं होना इससे, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता काउंसिल ऑफ स्टेट में, ठीक है भाई। स्टेटमेंट तो करेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट पूछ रहा, सॉरी। द काउंसिल ऑफ स्टेट नो पावर टू, हाँ नहीं होती भाई, पावर नहीं होती रिजेक्ट और अमेंड करने की। मनी बिल के साथ तुम्हारी लोकसभा डील कर सकती है, राज्यसभा के पास कोई डीलिंग नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, डू नॉट काउंसिल ऑफ द स्टेट। द हाउस ऑफ द पीपल हैज स्पेशल पावर विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई ये स्पेशल पावर हाउस ऑफ द पीपल के पास नहीं होती, ये होती है तुम्हारी हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के पास। तो डी वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। सी वाला तो सही है स्टेटमेंट, गलती तो पूछ रहा था। सॉरी गाइस यार, एक्चुअली कल तबीयत खराब थी तो यार, अभी भी थोड़ी बहुत है बट कोई नहीं चलेगा। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब देखो, इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करेंगे, है ना? और तुम जैसे बच्चों को गलत करने की वजह से ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पहले दिया है। तुम सोचोगे अच्छा इलेक्शन इलेक्शन की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन सेटल करेगा उसे? भैया इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नहीं करता वो। इनके अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। तुम्हारे इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा बचाने इन्हें। आ जाओ, दो क्वेश्चन और रखे, इन्हें देख लो। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये बता चुका हूँ, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। सारी चीज़ें जाके देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो जो पड़ी है ना, आ जाओ। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया यार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो उसके अंडर में आती है। लास्ट क्वेश्चन 2013 का, ठीक है। द गवर्नर में रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। गवर्नर जो है वो रिकमेंड करेंगे कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए, कब, किस कंडीशन में? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ना भाई। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, हो सकता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, नेवर। इफ ही कंसीव्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स कैन नॉट बी कैरिड और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ठीक है भाई। अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ढंग से काम नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, है ना? ठीक है जी। तो ये पूछना किस केस में लगेगा, है ना? भाई 2013 के यहाँ सारे क्वेश्चंस होते हैं, देखो 14 का कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। जब 14 के सारे ही करेंगे तभी करेंगे। तो गाइस अगर क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हो यार, प्लीज़ ना देखो, एग्जाम आने वाला है ना, और मैं भी यार कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। भाई मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ। प्लीज़ यार आप लोग मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, कि बस मेरे को ये बता दो ये सीरीज़ जो चल रही है, ये आपकी हेल्प कर रही है कहीं न कहीं? अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसे कैरी ऑन रखूँ, है ना यार? अदरवाइज़ अगर कुछ कई लोगों की हेल्प नहीं हो रही तो फिर इसको यहीं क्विट करेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है भाई कि भैया और चाहिए हमको ऐसे क्वेश्चन सीडीएस के, और यार देखो जो क्वेश्चन सीडीएस के वो एनडीए में भी आ सकते हैं भाई। पॉलिटी तो सबकी सेम है ना। अगर पैसा लॉस सेम है तो सेम है भाई, वो एनडीए में आए, सीजीएल में आए, किसी में भी आए। तो यार अगर तुम्हें हेल्प हो रही है इन क्वेश्चन से, प्लीज़ यार कमेंट करके थोड़ा फीडबैक दे देना, है ना? मेरे को बता देना कि भैया ठीक है कैरी ऑन रखो आप। तो चलो भाई ठीक है, ध्यान रखो अपना, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल, ठीक है, टेक केयर।